Hello everyone, welcome to the most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक और चैप्टर की शॉर्ट लर्निंग और बोले तो क्विक लर्निंग करने जा रहे हैं. कौन सा चैप्टर है ये बच्चों? ये चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हम क्लास +2 के इस चैप्टर रे ऑप्टिक्स को आज अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी एक क्विक लर्निंग करेंगे. अगर आपको ये चैप्टर और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में 1-to-1 टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा? प्ले स्टोर पर जाना होगा, हमारी ऐप ग्रेट जीनियसेस को डाउनलोड करना होगा. वहाँ आपको क्या है, हर चैप्टर का हर टॉपिक से रिलेटेड बढ़िया स्टडी मटेरियल और वीडियोस मिल जाएंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में हमने पढ़ना है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे क्या पढ़ना है? टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, सब कुछ ऑप्टिक्स में देख लेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो ऑप्टिक्स की बात है तो भाई लाइट के बारे में तो पढ़ना बनता है ना. लाइट होती क्या है मैम? हमें ये सब पता है बट फिर भी हम बेसिक से चलेंगे. तो देखिए लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म ही तो है जो हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती है बच्चों. व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अवर आईज. और वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है ना. देन वी सी द ऑब्जेक्ट और उसकी हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बच्चों. द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज. लाइट के बहुत सारे फिनोमिना हैं, जैसे मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होगी, मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा, लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लाइट के अंदर दो तरह के फिनोमिना हम पढ़ते हैं बच्चों, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम. लाइट एक सरफेस पे पड़ी और वो उसी मीडियम में, उसी सरफेस में रिफ्लेक्ट बैक कर गई, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मतलब इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. लाइट एक सरफेस पे पड़ेगी और यहीं से ही उसी सरफेस में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से. हम सब ये पढ़ेंगे कैसे बेंड हो जाती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन. कुछ टर्म्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड पढ़नी चाहिए, जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है. इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट फॉल होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे कहेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी? द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो रे ऑफ लाइट वापस गई है वो कौन सी हो जाएगी? वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी. ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी बच्चों. ठीक है, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट करी ना रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, दैट इज व्हाई इट्स इंसिडेंट रे. वो रिफ्लेक्ट हो गई तो वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी. नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये क्या होता है? नॉर्मल. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के राइट एंगल पर होता है बच्चों, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और यहाँ पे लाइट आपकी आके इंसिडेंट करती है. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना. ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज द थिंग दैट फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन. ये एक ऐसी थिंग होगी जो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म करेगी. वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट होगा। इमेज क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन ही तो इमेज होती है ना। अब देखिए वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? द इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड और ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो हमें इमेज फॉर्म नहीं होती लेकिन हमें ऐसे हम मानते हैं कि वो इमेज बन रही है ना, वो वर्चुअल होती है। रियल इमेज कौन सी होती है? द इमेज दैट इज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे डायरेक्टली इमेज बनती है वो कौन सी होती है? रियल इमेज होती है। अब पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों क्या करना है? जब जब बात करनी है रिफ्लेक्शन की तब तक चलना है मिरर्स के साथ, जब जब बात करनी है रिफ्रैक्शन की तब तब पढ़ना है हमने लेंसेज को। क्या होगा? जब जब बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? तो हम पढ़ेंगे मिरर्स। कौन कौन से मिरर्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर? हम इसके अंदर पढ़ेंगे कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जब जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की जब जब हम बात करेंगे तब तब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? तब तब हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। और लेंसेज में हम कौन कौन से लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे? कनकेव और कन्वेक्स लेंस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये काम हमने करना है इस चैप्टर में, इनको अच्छे से समझना है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था? लाइट का बाउंस बैक हो जाना उसी मीडियम में। रिफ्रैक्शन में क्या होता था बच्चों? लाइट दूसरे मीडियम में जाती थी, बेंड हो जाती थी अपने ओरिजिनल पाथ से, है ना। इसके भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यही काम करते हुए हम चलेंगे। तो देखिए करते हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो इंसिडेंस का एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन के एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। अगर मैं मानती हूँ इंसिडेंस का एंगल आई है और रिफ्लेक्शन का एंगल आर है तो क्या होगा बच्चों? एंगल आई एंगल आर के हमेशा इक्वल रहेगा। ये किसने कहा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने कहा। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये दो क्या है बच्चों? ये दो आपके एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आपके घर पे जो प्लेन मिरर होता है, जो शीशा होता है, उसमें कैसी इमेजेस बनती है उसके बारे में देखते हैं। कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, इरेक्ट बनती है, हाँ जी, ऑन द सेम साइज की बनती है। सेम साइज की बनती है ना, जितने साइज की आप हो उतने की बनेगी ना। ऐसे तो है नहीं, शीशे में आप देखते हो खुद को, आपका साइज क्या है और उससे आप स्मॉलर दिखते हो, ऐसे तो नहीं होता ना। जितने साइज के आप हो उतने ही आप दिखते हो मिरर में। ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, जैसे कलर के आप हो वैसे ही दिखते हो ना कलर, शीशे में भी मिरर में भी। अब ऐसे तो नहीं होता कि है ना ब्लैक हमारा कलर है, हम मिरर में वाइट दिख रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए तो हमें क्रीम लगानी पड़ेगी तभी हम वाइट दिखेंगे, है ना। तो हम जो कलर के होते हैं वही हम दिखते हैं मिरर में भी। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो, उतने ही डिस्टेंस पे बच्चों आपकी इमेज वहां पे फॉर्म होती है। लेटरली इन्वर्टेड, ये तो सबने देखा होगा, राइट हैंड करते हैं तो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हैंड करते हैं तो राइट दिखता है। ये क्या है? ये इमेजेस आपकी फॉर्म होती है मिरर में, प्लेन मिरर में। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या है बच्चों? इट इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ये मिरर जो है आपका कनकेव और कन्वेक्स, वो स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। ये एक होलो स्फीयर जो होता है उसका पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। इसके अंदर दो टाइप आते हैं बच्चों, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होगा। इनवर्ड होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कनकेव मिरर होगा। और कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा। आइए देखते हैं कनकेव मिरर। ये देखिए, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है बच्चों? देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा होगा? कनकेव मिरर। ये एक होलो स्फीयर का पार्ट है, ये एक होलो स्फीयर का पार्ट है, दैट्स व्हाई हमने इसको नाम दिया स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ये कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर कौन सा होगा बच्चों?
जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड होगा, वो कौन सा मिरर होगा, वो मिरर हमारे पास होगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कुछ टर्म्स हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। कहा गया कि भाई ये जो तुमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बनाए हैं, ये किसी स्फीयर का ही पार्ट है ना, तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी तो होगा ना, तो उस सेंटर को ही नाम क्या दिया गया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, है ना। जो स्फीयर आपने लिया है, जिसके आपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाए हैं, उनकी जो रेडियस होगी, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी बच्चों, वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर का सेंटर, ये देखिए मिरर का सेंटर ही तो पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है बच्चों, वो हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये लाइन, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट। क्या कहा गया, कनकेव मिरर में बहुत सारी लाइट आएगी, है ना, रेज ऑफ लाइट आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती है, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। कैसे कहा गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, ये कनकेव मिरर है, इसके पैरेलल बच्चों रे ऑफ लाइट आएंगी, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे क्या है, ये मिलेंगी, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्स एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर में आके कन्वर्ज हो जाती है प्रिंसिपल फोकस पे रेज ऑफ लाइट। कन्वेक्स मिरर में क्या लगता है, जैसे प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रखी है ना। ये सब बातें तो हम 10th में कर चुके हैं। फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहते हैं हम उसे, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2F होता है। कैसे होगा, देखिए यहां से देखिए PC डिस्टेंस बच्चों हमारी क्या होगी, PC डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी बच्चों, PC डिस्टेंस हमारे पास होगी R। अब देखिए यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आई, मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे क्या है, ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये इसका फोकस है, तो ये क्या हो जाएगी, PF के बीच की डिस्टेंस F हो जाएगी, तो R इज इक्वल टू 2F ही आएगा ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास फोकल लेंथ होती है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, ये हमें बताया हुआ है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, P पोल हो जाएगा, F प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, CP रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, FP फोकल लेंथ हो जाएगी, XP प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये सब नोटेशंस के बारे में हमें बताया हुआ है। देखिए इन कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ फोकस। इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स हैं कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप भेजते हैं कनकेव मिरर में, तो वो फोकस से पास होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट है बच्चों, वो क्या है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, है ना। कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, कनकेव में फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएगी। कनकेव में क्या होगा बच्चों, अब एक और केस है, जब रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई बच्चों। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इसमें भी यही होगा कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो जो टुवार्ड द फोकस से आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, आपकी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो वही पाथ रीगेन कर लेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसका वही ओरिजिनल पाथ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो पास होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर रे ऑफ लाइट आपकी पोल पे जाके इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंगल आर से। इंसिडेंट हुई किस एंगल से, एंगल आई से, रिफ्लेक्ट होगी किस एंगल से, एंगल आर से, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ना कि इक्वल एंगल बनेंगे, इसका यही मतलब है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इमेजेस बता रखी हैं कि अगर आप आपके ऑब्जेक्ट्स को ये 6 पॉइंट पे रखते हैं तो भाई कैसे कैसे इमेजेस बनेगी वो देखना है। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को एक बार रखा इन्फिनिटी पे तो कैसे बनेगी इमेज, बियॉन्ड सी रखा तो कैसे होगी, एट सी रखा तो इमेज कैसे बनेगी, ऐसे ही हम ये केसेस देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, When the object is at infinity, the image is formed at the focus. जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस पे बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, बहुत ही स्मॉल साइज की बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, क्योंकि सेम साइड पे बनी है ना बच्चों। दैट्स वाई जो भी इमेज आपकी मिरर्स के केस में सेम साइड पे बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, अपोजिट साइड पे बनेगी तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अब देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। जब आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो आपने देख रहे हैं इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है, सेम साइड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखा है तो बच्चों इमेज कहाँ बन रही है, सी पे ही बन रही है। ठीक है, और ये सेम साइज की बन रही है, सेम साइज साइड पे ही है तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब मैम ये बन कैसे रही है, एक बार ये देखते हैं। देखिए एक केस देख लेते हैं। अगर आपको कंप्लीट स्टडी करनी है तो मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रेट जीनियसेस ऐप पे जाना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसमें ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स की आपको कंप्लीट चैप्टर्स की आपको क्या है, हर एक टॉपिक की कंप्लीट स्टडी मिल जाएगी। देखिए अब आपने ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखा तो एक बार क्या है, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो मैंने कहा था कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन मैम वो फोकस से पास हो जाएगी, तो ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसने क्या होना था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना था। देखिए इस पॉइंट पे ये मिल गई तो इमेज कहाँ बन गई, एट सी पे बन गई ना। तो ये ऐसे इमेजेस बनती हैं। अब देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अब ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज आपकी कहाँ बनी, बियॉन्ड सी बनी, एनलार्ज बनी। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, देख रहे हैं आप कि इमेज का साइज जो है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है ना। तो एनलार्ज बनी है, सेम साइड पे है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। अब देखिए कि when the object is between f and p, जब आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f and p रखा तो इमेज आपकी बन रही है बिहाइंड द मिरर, अपोजिट साइड बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, अनलार्ज बन रही है ना। साइज ऑब्जेक्ट का देखो और इमेज का देखो, इमेज का साइज ज्यादा है और क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है ये इमेज आपकी। ये देखिए बता रखी है, जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, पॉइंट साइज बनी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी। जब आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो बिटवीन एफ एंड सी इमेज बनी, डिमिनिश्ड बनी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ऐसे ही जब आपने ऑब्जेक्ट को एट एफ पे रखा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी, हाईली एनलार्ज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ये सब केस आपको बता रखे हैं कि ये हुआ। अब कनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं भाई, शेविंग मिरर्स में इसका यूज किया जाता है, जो शेव करते हैं तब कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। टॉर्चेस में, सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है, डेंटिस्ट
डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं क्योंकि ये मैग्नीफाई करके दिखाता है ना, आपके दांत को देखने के लिए। देखिए डेंटिस्ट इसका यूज कर रहे हैं। तो ये कनकेव मिरर का यूजेस था। अब कन्वेक्स मिरर में अगर देखें कि इमेजेस कैसे फॉर्म होती है उनके बारे में बात करें, अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ बिहाइंड द मिरर। जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, इमेज कहाँ बनी, एफ पे रख बनी, डिमिनिश्ड बनी और कहाँ दूसरी साइड है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। मैम मिरर्स के केस में आपने कहा था कि जब इमेज सेम साइड बने तो रियल एंड इन्वर्टेड, अपोजिट साइड बने तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये केस कब होगा बच्चों, सिर्फ मिरर्स की बात कर रही हूँ, लेंस पे मैं नहीं जा रही हूँ अभी, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो आपकी इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, डिमिनिश्ड बनी। ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इमेज का साइज देखो, आपकी इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, तो डिमिनिश्ड है, एज वेल एज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है क्योंकि अपोजिट साइड पे है ना। अब यूजेस क्या है कन्वेक्स मिरर के बच्चों, एज ए रियर व्यू मिरर इसका यूज होता है व्हीकल्स में ट्रैफिक को देखने के लिए, और इसका आप यूज करते हैं टू चेक थेफ्ट्स इन अ शॉप, की दुकान में किसने चोरी की किसने नहीं की, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको ये करते हुए, मिरर फॉर्मूलाज करते हुए, है ना, और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए ये ध्यान रखने पड़ेंगे, कर लेते हैं ये साइन कन्वेंशंस भी, कि the object is always placed on the left of mirror and light from the object fall from left to right। कुछ भी हो जाए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे ही रखना, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे ही रखोगे। और क्या होगा, all the distances parallel to principal axis are measured from pole। कहीं से भी किसी का भी डिस्टेंस मेजर करना हो पोल से ही करना, और सभी डिस्टेंसेस जो राइट टू पोल होंगे वो पॉजिटिव लेना, जो लेफ्ट टू पोल होंगे वो डिस्टेंसेस क्या लेने हैं, हमने नेगेटिव लेने हैं। हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में हो पॉजिटिव लेनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो नेगेटिव लेनी है। वो बात कर लेते हैं क्या कहा है। देखिए यहाँ पे कनकेव मिरर का केस लिया गया, ठीक है, कनकेव मिरर का यहाँ पे केस लिया गया। ये यहाँ पे हमारे पास क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, क्या कहा गया, यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बन गई इसकी इमेज। ऑब्जेक्ट हमेशा मैंने आपको कहा कि जो ऑब्जेक्ट लोगे वो हमेशा कहाँ पे लेना है, लेफ्ट साइड पे लेना है। पोल से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। देखिए पोल से, देखिए क्या होगा कि जो पोल से, ये जो है आपका पोल, इस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बच्चों नाम देना है यू, इसे कहना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको कहते हैं यू, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव रहेगी, क्योंकि मैम ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे ही रहेगा, है ना, तो लेफ्ट से डिस्टेंस तो हम नेगेटिव ही लेते हैं, ये हमने बात कर ली। इमेज, इमेज बनी से पोल तक का डिस्टेंस ये होगा इमेज डिस्टेंस, इसको लिखेंगे v, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। v पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा v जब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, दूसरी साइड पे बनेगी तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और v नेगेटिव कब होगा बच्चों, v नेगेटिव होगा जब होगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये मैं केस मिरर्स के लिए लेके चल रही हूँ, है ना, जब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो v नेगेटिव होगा। हाइट का देखते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को नाम दे दो h, इमेज की हाइट को नाम दे दो h डैश, तो h हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, h डैश, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन के लिए बच्चों हाइट अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेनी है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेनी है। तो h डैश नेगेटिव कब होगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड होगी। h डैश पॉजिटिव कब होगा बच्चों, जब इमेज आपकी क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, क्योंकि देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी तो इस साइड बनेगी ना, ऐसे बनेगी ना, तो अपवर्ड ही आएगा ना, दैट्स वाई तब h डैश आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो ये सब हमने समझ लिया, ये सब हमें समझ आ गया, है ना। अब देखिए आगे क्या है, ये मिरर फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f। ये किस किस के बीच में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में है। ये बता रखा है u कोई भी केस हो, कन्वेक्स हो कनकेव हो, नेगेटिव ही लेके चलना। v कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव ले लेना, है ना,
क्यों कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव क्यों आएगा? देखिए बात करते हैं, कन्वेक्स का केस किया था तो v हमने पॉजिटिव, क्योंकि v जो इमेजेस बन रही थी वो दूसरी साइड बन रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही थी, दैट्स वाई हमने कहा कि कन्वेक्स के केस में v पॉजिटिव रहेगा, कनकेव के केस में दोनों केस करे थे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे, है ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव कन्वेक्स के केस में नेगेटिव रहेगी कनकेव मिरर के केस में, क्योंकि कनकेव के केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड पे है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है, कन्वेक्स में अपोजिट हो जाता है तो फोकल लेंथ अब पॉजिटिव हो जाती है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाती है, रेशियो हो जाती है, किसका बताती है ना कि कितना आपको ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होके आया, तो ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो हो जाता है, और m हमारे पास -v/u भी होता है। वर्चुअल केस में m पॉजिटिव होगा, रियल के केस में m नेगेटिव होगा। m ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज, आपका इमेज का साइज बड़ा बना है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज से, m इक्वल टू 1 इमेज का आपका जो साइज है वो सेम ही बना है जो ऑब्जेक्ट का साइज था, m लेस देन 1 की इमेज का साइज आपका स्मॉलर बना है, ठीक है। m पॉजिटिव है तो मतलब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, m नेगेटिव है तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बच्चों, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट को आपने 10 सेंटीमीटर पे रखा है, और दूसरा केस है 5 सेंटीमीटर वाला, आपने कहाँ रखा है, कनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। आपको पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन बतानी है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, u आपका कितना है बच्चों, u आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या मैं u को 10 लूंगी या -10 लूंगी, मैम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा -10 ही रहता है, तो u -10 आ जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितनी दी हुई है 15, मतलब कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों r/2 विच इज -7.5 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v किसके इक्वल आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है 1/-7.5 माइनस u कितना है -10, सॉल्व करेंगे -1/30 आ जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -30, ठीक है, v -30 सेंटीमीटर आ गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m होता है -v/u, m माइनस ये रहा, v कितना -30, u कितना -10, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई -3 आ गई, नेगेटिव आ गई तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब ये वाला जो केस है 5 सेंटीमीटर वाला, ये आप लोग करेंगे कि 5 सेंटीमीटर के केस में आपकी मैग्निफिकेशन क्या बनती है और इमेज डिस्टेंस क्या आती है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन की तो बात कर ली, रिफ्लेक्शन के केस में मिरर्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब फटाफट से बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, जिसके अंदर हम बात करेंगे लेंसेज की। लेंसेज के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और भी बहुत सारे फिनोमिना हम फिर करेंगे, ठीक है। फिर हम जाते जाते माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स के बारे में भी पढ़ के जाएंगे। तो शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट गेट बेंड, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और लाइट का बेंड हो जाना उसके ओरिजिनल पाथ से, वो क्या कहलाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी बच्चों, तो वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, और जब लाइट आपकी डेंसर से रेयरर में जा रही होगी तब वो क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये नॉर्मल है, लाइट रेयरर से डेंसर आ रही थी, जाना तो इधर था, है ना, जाना तो इसके ओरिजिनल पाथ पे था, लेकिन ये बेंड हो गई कहाँ पे टुवर्ड दी नॉर्मल। यहाँ पे देखिए डेंसर से रेयरर आ रही थी, जाना तो सीधा था, लेकिन कहाँ बेंड हो गई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई। अब हम ये देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का केस देखते हैं कि उसमें रिफ्रैक्शन आखिरकार होता कैसे है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ
rectangular glass slab, it get bent twice at the air glass interface. कि अगर आप rectangular glass slab का केस लेंगे तो एक air glass interface लेंगे तो उस केस में देखेंगे लाइट 2 बार बेंड होगी. कैसे देखते हैं. ठीक है, एक बार एयर ग्लास इंटरफेस पे, एक बार ग्लास एयर इंटरफेस पे. देखिए कैसे होगा. ये क्या हुआ, एयर ग्लास का लिया केस, ये ग्लास और एयर का इंटरफेस होगा, है ना. तो यहाँ पे लाइट आई बच्चों, पहले यहाँ पे लाइट आई तो आपने यहाँ पे क्या देखा. देखिए यहाँ पे लाइट आएगी तो सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है, अब इसको जाना तो ऐसे था लेकिन ये रेयरर टू डेंसर गई तो बच्चों ये बेंड टुवार्ड द नॉर्मल हो गई. कहाँ बेंड हो गई, टुवार्ड नॉर्मल. ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड केस में क्या हुआ, जाना था इसको डेंसर टू रेयरर गई, ये जाना था इसको स्ट्रेट, लेकिन कहाँ ये बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये लाइट आपकी लाइट रे बेंड हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे अभी देखिए क्या हुआ, अवे फ्रॉम दी राइट रे ये बेंड हुई तो आप देखिए ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा. ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं आई ई के इक्वल आएगा या नहीं आएगा. सबसे पहले तो हम केस लेते हैं, मान लीजिए ये पी क्यू आर एस. पी क्यू स्लैब पे देखिए, पी क्यू इंटरफेस पे अगर हम देखते हैं, पी क्यू इंटरफेस पे क्या हो जाएगा. अगर हम सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो लॉ रिफ्रैक्शन के कौन कौन से हैं बच्चों, ये है ना रिफ्रैक्शन का लॉ. देखिए रिफ्रैक्शन के लॉ यही है ना कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, कि ये सेम प्लेन में लाई करेगी, इंसिडेंट रे नॉर्मल हो या रिफ्लेक्टेड रे हो. ठीक है, साइन आई बाय साइन आर का रेशियो मतलब कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा. अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल कैसे रहता है, देखिए ये एंगल आर इस एंगल आर के इक्वल रहेगा. हमने आई ई के इक्वल लाना है. सबसे पहले हम बात करते हैं पी क्यू आर एस, है ना, ये स्लैब लेते हैं. पी क्यू स्लैब की बात करें बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू स्लैब के अंदर आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर. हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा मान लीजिए म्यू जी ए के. ठीक है, नेक्स्ट केस लेती हूँ, साइन आर बाय साइन ई मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू जी ए, है ना. अब मैं इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर डिवाइडेड बाय साइन ई. बच्चों अब क्या होता है कि अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो और आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर हम ये दो केस ले रहे हैं तो उसको रिवर्सिबिलिटी करके निकल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू जी ए मल्टीप्लाई म्यू जी ए, ये हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी यही आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा है, ये अभी हम आगे अच्छे से देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा. हमने ये वैल्यू पुट करते हैं, अगर ए म्यू जी मल्टीप्लाई जी 1 बाय ए म्यू जी, है ना, जी म्यू इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना हम यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो साइन आई बाय आर, साइन आई बाय आर मल्टीप्लाई साइन आर बाय साइन ई किसके इक्वल आ गया 1, ये से ये कैंसिल, साइन आई बाय साइन ई किसके इक्वल आ गया बच्चों 1 के इक्वल आ गया, है ना. तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई आ गया, तो आई किसके इक्वल आ गया ई के. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये दोनों सेम होते हैं, आई वाला एंगल ई एंगल के इक्वल रहता है. ये हमने प्रूव कर दिया है. दोनों लो हम पढ़ चुके हैं, इसे हम स्नेल लो कहते हैं, जिसमें साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल रहता है. और पहला लो यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन पे ये लाई करती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विच गिव एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी, जो लाइट बेंडिंग एबिलिटी का इंडिकेशन देती है, जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं. तो अगर n to 1 आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा,
जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आप इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। n12 हो जाए तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर हमारा एक मीडियम एयर है तो हमारा n और हम कह सकते हैं म्यू c बाय v के इक्वल आ जाता है। n21 का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये कुछ मटेरियल्स हैं जिसके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, जैसे वाटर का 1.33, एयर का 1.0003, अल्कोहल का 1.36, ऐसे। ठीक है, टिप्स क्या है ये आपको देख लीजिए क्या बताया गया है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रेयरर मीडियम का लोअर होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा बच्चों। डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम मोर देन 1 आएगा और रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो म्यू अगर आपको मीडियम का देखना है विद रिस्पेक्ट टू एयर तो CA बाय CM, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसे ही वेवलेंथ के केस में हो जाएगा। यही था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो हम बात कर चुके हैं कि अगर आपको B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, B मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू A, और आप A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप उसका रेसिप्रोकल करके पता कर सकते हैं। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हमने इसी का ही यूज़ किया था और इसका ही यूज़ करके हमने एंगल I एंगल E के इक्वल बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब में। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। ये एक ऐसा फिनोमिना है कि लाइट कंप्लीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम में। ठीक है, जब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से। कैसे हुआ, लाइट है, ये लाइट आपकी डेंसर से रेयरर गई, कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कि लाइट डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए। लाइट डेंसर से रेयरर गई, आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए। एक टाइम पे ऐसा हुआ आपने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर दिया, तो आपकी लाइट है वो कितने रिफ्लेक्ट हो गई, कौन से एंगल पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई 90 डिग्री के एंगल पे, उस एंगल को कहा गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहा गया, क्रिटिकल एंगल कहा गया। लेकिन जब आपने एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर कर दिया बच्चों, IC ग्रेटर देन है ना I कर दिया, I की वैल्यू IC से बढ़ा दी, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दी, तो पहले जो R 90 डिग्री के इक्वल था, पहले आपकी लाइट जो थी वो परपेंडिकुलर ही जा रही थी, अब आपकी लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो बातें ध्यान रखनी है बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, लाइट हमेशा डेंसर टू रेयरर जाती है, और इसमें क्या होता है, लाइट कब रिफ्लेक्ट टोटली बैक होती है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है देन द क्रिटिकल एंगल। देखिए द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, डेंसर से रेयरर जानी चाहिए लाइट आपकी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, आपका जो इंसिडेंस का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कंटैक्ट, तभी आपकी लाइट क्या है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, रिलेशन बताया गया है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आप एंगल I, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, है ना, आप ग्लास और एयर अगर लेके चल रहे हैं तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपका I एंगल ऑफ इंसिडेंस IC हो जाएगा तो R आपके पास 90 डिग्री को इक्वल होगा, जिसमें आपकी साइन IC की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1/μ के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का फिनोमिना टोटली किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास, ये बिल्कुल हेयर जितना थिन लॉन्ग स्ट्रैंड होता है जो कि कौन सी क्वालिटी का बना होता है, ग्लास और क्वार्ट्ज का बना होता है। इसमें कोटिंग की जाती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो से इसकी कोटिंग की जाती है। जो मटेरियल लिया जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो लिया जाता है, इसकी कोटिंग की जाती है। इट इज यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे आप ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज करते हैं,
ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, कोर, क्लैडिंग और इसकी बाहर से कोटिंग की जाती है जिसे हम बोलते हैं बफर कोटिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अगर आप कंपैरिजन देखें तो ज्यादा होता है। ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है बच्चों, लाइट रे आपकी डेंसर टू रेयरर जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी तभी तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी ना, और तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और लाइट के जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको ट्रांसमिट कर पाएंगे, है ना। आप इसको ट्रांसमिट करने में फिर ये आपकी हेल्प करती है। क्या क्या यहाँ पे यूज करते हैं, कोर का, क्लैडिंग का, बफर कोटिंग का। कोर क्या है, द सेंट्रल साइंटिफिक कोर इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास, सिलिका, प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये हाई क्वालिटी ग्लास, सिलिका या क्वार्ट्ज का बना होता है। क्लैडिंग, कोर को सराउंड किया जाता है क्लैडिंग से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है लेकिन μ2 लेस देन μ1 होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तभी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है, और हमने यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लगाना है ना। तो अब क्या है, इन एन टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर अगर हम बात करें तो कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 लेते हैं। बफर कोटिंग क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ द कोर क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट। सेफ्टी के लिए आप इसको क्या है, एक प्लास्टिक जैकेट से इसकी कोटिंग कर देते हैं। देखिए स्फेरिकल लेंसेज क्या है, अस्फेरिकल लेंस। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, तो यहाँ पे बात करनी होगी लेंसेज की। तो लेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं। स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ये जो स्फेरिकल लेंस है दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बाउंडेड होते हैं, ठीक है, दो सरफेसेस से बाउंडेड होते हैं जिसमें दोनों ही सरफेसेस आपके स्फेरिकल होते हैं। कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जो होता है कन्वेक्स लेंस जो थिक से तो क्या होता है, मिडल होता है, और एजिस से क्या होता है, थिन होता है। कनकेव कौन सा होता है, जो मिडल से तो क्या होगा, थिन होगा, एजिस से क्या होगा, थिक होगा, वो कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। देखिए ये कन्वेक्स लेंस है और ये आपका कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस में आप देख रहे हैं दो सरफेसेस हैं, ये भी कन्वेक्स और कनकेव भी दो सरफेसेस से मिलके बना है जो कि कनकेव है ना। सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। सेंटर लेंस का होता है ऑप्टिकल फोकस। अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास होती है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रेज या तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्स करेंगी, है ना, या तो आती हुई दिखाई देंगी, है ना, या तो मीटअप हो जाएंगी या वहां से निकलती हुई हमें विजिबल होगी। अभी ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at if when object is placed the image would be formed at infinity। जब आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। और जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो जहाँ इमेज बन रही है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इसके अंदर आप बात करेंगे। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा होता है। देखिए अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवार्ड द रेयरर मीडियम, जो रेयरर मीडियम के टुवार्ड कन्वेक्स होगा वो होगा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कनकेव टुवार्ड द रेयरर मीडियम कनकेव होगा वो होगा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। एक दो तरह के हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, ये रेयर मीडियम के टुवार्ड कन्वेक्स है बच्चों। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहाँ पे बनी, पॉइंट आई पे बनी, रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले आप ट्रायंगल मान लीजिए। यहाँ पे आप कौन सा ट्रायंगल मानते हैं, देखिए ये अगर आप ये ट्रायंगल लें, कौन सा है, AOC, ये ट्रायंगल ले बच्चों। तो ये जो एंगल आई है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, इसका सम आई अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम ये वाला केस ले IAC, यहाँ पे गामा आर प्लस बीटा के इक्वल होगा। इधर से आर की वैल्यू हमने निकाली गामा माइनस बीटा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिए, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया,
AOM निकाला, AOM ट्रायंगल लेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकाली, ठीक है। और हमने यहाँ पे AIM ट्रायंगल लिया, tan बीटा की वैल्यू निकाली, AMC ट्रायंगल लिया, tan गामा की वैल्यू निकाली। एंगल बहुत छोटे छोटे थे तो tan अल्फा अल्फा के इक्वल मान लिया, tan बीटा बीटा के, और tan गामा गामा के इक्वल मान लिया। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। M P के बिल्कुल पास था तो M को क्या है, P के ही इक्वल रख लिया, इसको PA बाय PO लिख लिया, इसको PA बाय PI लिख लिया, और इसको PA बाय PC लिख लिया। ये वैल्यूज निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूज किया स्नेल लॉ। स्नेल लॉ कहता है साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। म्यू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट देखें तो यहाँ एंगल बहुत छोटे हैं तो I बाय R म्यू2 बाय म्यू1 के इक्वल हो जाएगा। इधर से म्यू1 I म्यू2 R के इक्वल हो जाएगा। I की वैल्यू पता है क्या है, अल्फा प्लस गामा, R की वैल्यू पता है गामा माइनस बीटा। ये अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यूज पता है, उनकी वैल्यूज को पुट किया, पीओ को माइनस यू माना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, टुवर्ड द लेफ्ट है, नेगेटिव लेंगे, माइनस यू कहा, पी आई प्लस वी है, क्यों, इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड पे बन रही है, प्लस वी कहा, पीसी क्या कहा, प्लस आर कहा, पीसी प्लस आर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है। ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, म्यू1 बाय माइनस यू प्लस म्यू2 बाय वी किसके इक्वल आ गया, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं। पहले हम कहाँ जा रहे थे, रेयरर टू डेंसर, लेकिन इमेज बन रही थी रियल। अब केस ले रहे हैं रेयरर टू डेंसर, इमेज बन रही है वर्चुअल, केस सेम ही बना, म्यू1 बाय माइनस यू प्लस म्यू2 बाय वी, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर के इक्वल आ गया, सेम टू सेम वैसे ही हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम कहाँ गए, रेयरर टू डेंसर गए, वर्चुअल इमेज की बात की तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास तो भी वही केस हुआ। डेंसर टू रेयरर की बात की तो सिर्फ क्या हुआ है, हमारे पास म्यू1 और म्यू2 रिप्लेस हो गए हैं, है ना। जहाँ पे म्यू1 था वहाँ पे म्यू2 आ गया है, जहाँ पे म्यू2 था वहाँ पे म्यू1 आ गया है, बाकी सब केस सेम रहे। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, इमेज जो भी बने, रियल बने, वर्चुअल बने, कन्वेकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, कोई भी केस हो, कोई भी सरफेस हो, आपका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, म्यू1 बाय माइनस यू प्लस म्यू2 बाय वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, है ना। और अगर हम केस लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट डेंसर है, मीडियम में है, इमेज कोई भी बने, वेदर इट इज रियल और वर्चुअल, और हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये कन्वेक्स का सरफेस है या कनकेव का सरफेस है, आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा, म्यू2 बाय माइनस यू प्लस म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या चेंज है, सिर्फ म्यू1 म्यू2 को आपस में रिप्लेस किया है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला अब हम बात करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये तो हमने रिफ्रैक्शन देख ली, कन्वेक्स सरफेस पे कैसी हुई, कनकेव में कैसी हुई, सिंपल बात समझ आ गई। ऑब्जेक्ट रेयरर में था, रेयरर टू डेंसर इमेज बन रही थी, तो सिंपल क्या देखा, चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, हमारे पास से फॉर्मूला सेम रह रहा था। डेंसर टू रियल कर रहे थे तो उस केस में म्यू1 म्यू2 रिप्लेस हो रहे थे। अब लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करते हैं। हमने ले लिया है एक कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हमारा पड़ा है एक ऑब्जेक्ट, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P1 P2 इसके पोल्स हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बनी, I1 बनी, रिफ्रैक्ट होके फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हुई, इमेज बनी I। तो यहाँ पे क्या किया, दो सरफेसेस पे दो बार रिफ्रैक्शन हुई है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन उठाई एट द सरफेस LP1N पे, है ना, जब फर्स्ट पोल था और LP1N हमारा सरफेस था, उस केयर पे रिफ्रैक्शन हुई तो हमारा फॉर्मूला ये बना, है ना, यही बनेगा ना। क्यों ये बनेगा, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे, आप देखिए ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो तो ये फॉर्मूला बनता है, ये हम निकाल आए हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया। अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, रिफ्रैक्शन आप LP2N पे देखेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा। इन दोनों को कंबाइन करिए, म्यू1 माइनस C1, म्यू2 बाय माइनस C1 और म्यू2 बाय C1 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, म्यू1 बाय CO
प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, μ1 बाय CI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाय CC1 प्लस 1 बाय CC2, ये रह जाएगा हमारे पास। अब देखिए CC1 की बात करें, ये क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, R1 देंगे। CC2 सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या कहेंगे, R2 कहेंगे, है ना। μ1 मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, यहाँ पे μ1 आ गया। CU क्या था, CO हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी। मैंने पहले ही ये बात कही थी, लेंस से मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से करना पड़ेगा, मिरर में मेजर करोगे पोल्स से मेजर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास CO की वैल्यू क्या आ जाएगी, -U आ जाएगी। CI की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम V लेंगे, तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इधर 1 बाय -U प्लस 1 बाय V किसके इक्वल बचा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब मैंने इस इक्वेशन को बच्चों μ2 माइनस μ1 को डिवाइडेड बाय μ1 दोनों साइड μ1 से डिवाइड किया, है ना। तो ये क्या बचेगा, μ2 बाय μ1 क्या होगा, सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहेंगे, म्यू। तो 1 बाय -U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ये क्या था, 1 बाय V माइनस 1 बाय U। इसको अगर आप पुट करते हैं, U हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लेते हैं तो U क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इमेज फोकल लेंथ पे बन रही है तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय F म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 के इक्वल आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। देखिए जो आपके लेंसेज बनते हैं वो इस इक्वेशन की हेल्प से ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ में चेंज आता है। फोकल लेंथ में चेंज आता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे P इज इक्वल टू 1 बाय F, पावर 1 बाय F के इक्वल होती है, तो जिससे पावर में चेंज आएगा, ठीक है। तो जिसको जिस लेंस का जो पावर चाहिए होती है उससे बन जाते हैं। इसी इक्वेशन से आप आगे लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। अब हम इससे क्या डिराइव करने जा रहे हैं, एक लेंस फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, लेंस फॉर्मूला लिया हमने, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ले लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा बच्चों बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में, जो कि ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, AB। इमेज आपकी कहाँ बनी, बियॉन्ड 2F2 इमेज बनी है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो हम जैसे हमने कनकेव लेंसेज के केस पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे क्या है, लेंसेज के केस होंगे। जैसे हमने मिरर्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे ना मिरर के केस में, वैसे ही यहाँ पे लेंसेज के रूल होंगे कि लाइट फोकस से पास होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये सब वही रहेगा। सबसे पहले हम केस लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड A', आर सिमिलर, कि ABC और ये जो ट्रायंगल है A', ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। A', बाय AB, CB' बाय CB के इक्वल होगा। और ट्रायंगल हमने लिया MCF2 और A', यहाँ पे भी क्या होगा, A', बाय MC किसके इक्वल आ जाएगा, B', डिवाइडेड बाय CF2 के इक्वल आ जाएगा। अब MC अगर मैं मानूं ये जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट आपने रखा है बिल्कुल नियर रखा है, तो यहाँ पे जो MC होगा वो लगभग किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो CB' बाय CB किसके इक्वल आ जाएगा, B', बाय CF2 के इक्वल आ जाएगा। B', किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, यहाँ से CB' माइनस CF2 के इक्वल आ रहा है, डिवाइडेड बाय CF2। वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना, CB की वैल्यू -U पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेफ्ट साइड पे है तो माइनस लिया। CB' की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इमेज का डिस्टेंस है, राइट साइड पे इमेज बन रही है, प्लस V होगी। CF2 फोकल लेंथ है विच इज F, तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला आ गया। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, 1 बाय V प्लस 1 बाय U 1 बाय F के इक्वल था, लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव आ गया। मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो होती है। मिरर के केस में -M क्या था, HI बाय HO इज इक्वल टू -V बाय U था, यहाँ बच्चों V बाय U होगा, M इज इक्वल टू V बाय U। वहाँ मिरर के केस में -V बाय U हम यहाँ पे पढ़ते थे।
अगर हम यहाँ पे V एंड F के बीच में रिलेशंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, और U एंड F के बीच में रिलेशन देखेंगे तो ये आ जाएगा F बाई एफ प्लस यू, एंड V एंड F के बीच में रिलेशन देखेंगे तो F माइनस वी बाई एफ के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। इट इज द एबिलिटी टू बेंड अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और इसको F को मीटर में मेजर करते हैं, पावर को डायप्टर में हम मेजर करते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखिए क्या है ये न्यूमेरिकल में, अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फॉर्म अ लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन, प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -45 सेंटीमीटर। लेंस हो, मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव ही रहेगा, विच इज़ -45 सेंटीमीटर। इमेज यहाँ पे कहाँ बन रही है 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। v हमारे पास कितना है 90 है, v हमारे पास 90 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लिया, नेगेटिव u था -45 सेंटीमीटर, इमेज बनी दूसरी साइड पे तो क्या हमने लिया पॉजिटिव साइड, राइट साइड पे इमेज बनी है v 90 सेंटीमीटर। लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा होता है लेंस फॉर्मूला, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। v गिवन है, u गिवन है, वी हैव टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ वैल्यू ऑफ f, तो 1 बाई वी क्या आ जाएगा 1 बाई 90 माइनस यू 1 बाई 45 है तो 1 बाई 45 प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 1 बाई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 90, अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा 3 बाई 90। एफ किसके इक्वल आ गया 30 के इक्वल आ गया, एफ 30 के इक्वल आ गया। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है साइज ऑफ इमेज। इफ द साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी थी, वो तो आ गई 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो 30 सेंटीमीटर आ गई। अब इमेज का साइज बताना है, ऑब्जेक्ट का साइज बच्चों हमें पता है, तो हमें पता है h2 बाई h1 किसके इक्वल है हमारे पास v बाई u के इक्वल है। अगर यही मिरर का केस होता ना तो यहाँ पे मैं माइनस v बाई यू करती, है ना। तो यहाँ पे h2 हमारे पास किसके इक्वल है निकालना है, h1 किसके इक्वल है 5 है, h तो भाई पॉजिटिव ही लेंगे कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट को तो आप सीधा ही रखते हो ना, डाउनवर्ड तो नहीं रखते ना। तो v हमारे पास कितना है बच्चों 90 है, u हमारे पास कितना है -45 है, इधर से h2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 90 बाई -45 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -10। h2 -10 आ रहा है ना, h2 क्या आ गया हमारे पास -10 आ गया, -10 आ गया। इसका मतलब आपकी इमेज क्या बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड आपकी इमेज बन रही है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अब देखिए क्या है, अब कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज को कंबाइन किया जाता है। द पर्पस ऑफ यूजिंग अ लेंस टू द कम्बिनेशन, अगर इनको आप कंबाइन करते हैं इसका पर्पस क्या रहता है, ताकि आपकी जो इमेज है वो आपको मैग्नीफाई मिल सके, आप इमेज की फाइनल इमेज की शार्पनेस इंक्रीज कर सको और आपका जो फाइनल इमेज है वो आपको इरेक्ट मिल सके। अगर आप मान लीजिए लेंसेज को आपने कंबाइन किया है तो उस केस में टोटल मैग्निफिकेशन जो लेंसेज की आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी m1 इंटू m2 इंटू m3 के इक्वल आ जाएगी। मतलब अगर 3 लेंसेज कंबाइन करते हो तो 3 लेंसेज की जो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आपकी टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अगर n आपने लेंसेज कंबाइन किए हैं तो वही चलता रहेगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू mn ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ 2 थिन लेंसेज, मान लीजिए आपने 2 लेंसेज को कंबाइन किया, 2 थिन लेंसेज को आपने कंबाइन किया, तो उस केस में उनकी जो पावर आ जाएगी वो क्या आएगी, वो पावर आ जाएगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 और 1 बाई एफ आ जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो प्रिज्म। अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होती कैसे है, ग्लास स्लैब से तो रिफ्रैक्शन देख ली है, अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हमने देखनी है। हमने यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिया है ABC, हमने पता है रिफ्रैक्शन होता क्या है, हमने ये भी बात कर ली है। ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन होता है, कि जिस
डायरेक्शन में लाइट आपकी जा रही थी उस डायरेक्शन में ना जाकर ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये क्या है, अपने पाथ से डेविएट हो गई, जिस पाथ से डेविएट हुई उसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। हमने सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल उठाया APOQ उठाया, तो इधर से जो आप देखेंगे इधर से एक्सटीरियर एंगल आई है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप APOQ उठाते हैं तो इधर से A प्लस O का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ट्रायंगल OPQ उठाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो R1 प्लस R2, ये देखिए ये R1 ये R2 प्लस O तीनों का सम 180 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ट्रायंगल DPQ की बात करते हैं, DPQ, तो यहाँ पे इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये इनके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये I है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, I माइनस R1, और ये कितना हो जाएगा, I माइनस E, तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखें A प्लस O 180 है तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, R1 प्लस R2, A की हो जाएगी। A की वैल्यू R1 प्लस R2 आ गई, यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, I प्लस E माइनस A के इक्वल आ जाएगा। इधर से I प्लस E A प्लस डेल्टा के इक्वल आ गया, तो मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस का सम एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के सम के इक्वल रहता है। ये वेरिएशन है एंगल ऑफ डेविएशन का, ये वेरिएशन है एंगल ऑफ डेविएशन का विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तब आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाएगा। At a particular value of angle of incidence, the angle of deviation become minimum। एक particular value angle of incidence की जब आपका deviation बहुत कम रहेगा उस value को कहेंगे angle of minimum deviation, और minimum deviation में I E के इक्वल रहेगा और R1 R2 R के इक्वल रहेंगे। देखिए ए हम निकाल चुके थे, R1 प्लस R2 के इक्वल था। मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो R1 R2 के इक्वल रहेगा, तो यहाँ से R1 भी R, R2 भी R, तो A 2R के इक्वल आ जाएगा, तो इधर से R A/2 के इक्वल आ जाएगा। I प्लस E किसके इक्वल है, A प्लस डेल्टा के इक्वल है। मैंने बात कही कि जब डेल की वैल्यू डेल्टा M होगी तो I और E इक्वल रहेंगे, तो इधर से 2I A प्लस डेल्टा M के इक्वल आ जाएगा। I की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस डेल्टा M/2 आ गई। म्यू क्या कहता है, साइन I बाय साइन R होता है, ये कहता है स्नेल लॉ। I की वैल्यू पुट करो साइन A प्लस डेल्टा M/2, R की वैल्यू पुट करो साइन A/2, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल इंसिडेंस, अगर I और E की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल रहते हैं तो हमारे पास डेल्टा किसके इक्वल आ जाता है, A इंटू म्यू माइनस 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज़ जस्ट अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू आई। ये स्मॉल ऐसा फोकल लेंथ होता है, ऐसा कन्वेक्स लेंस होता है जो आई के पास रखा जाता है। ये हमें क्या है, आपको पढ़ने में या फिर आप देखते हैं पढ़ने में हेल्प करता है ना, और कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपने देखने होते हैं माइक्रोस्कोप लेवल पे तो ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हम दो केस लेके चलेंगे, जब आपकी इमेज बन रही है एट लीस्ट डिस्टेंस G पे, और एक केस लेके चलेंगे जब आपकी इमेज बन रही है एट इन्फिनिटी पे, ठीक है। जब आपकी इमेज बन रही होती है डी पे, तब आपका जो मैग्निफिकेशन आता है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस जी बाई एफ के इक्वल आता है, ठीक है। इसमें जो आपका m होता है बच्चों वो tan बीटा बाय tan अल्फा के इक्वल होता है। बीटा वो एंगल होता है जो इमेज बनाती है, अल्फा वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट बनाता है। और जब आप कौन सा केस लेते हैं, इन्फिनिटी पे केस लेते हैं, तब आपकी जो मैग्निफिकेशन आती है वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, d बाई एफ के। जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी है ना, आई पीस के नज़दीक बन रही होगी, तो आपको क्या है, जो आपकी डी पे बन रही है उससे एक कम दिखता है ना, थोड़ा सा कम दिखता है, हम कह सकते हैं 1 गुना कम दिखता है। अगर वो 10 गुना बढ़ा के दिखेगा तो इस केस में आपको 9 गुना बढ़ा के दिखेगा। बट यहाँ पे क्या है, आपकी आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, दैट्स वाई ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अभी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें कम्बिनेशन है 2 लेंसेज का, इन कंटेक्ट पावर आपको दी है 15 डायप्टर एंड 5 डायप्टर। तो इस केस में आपको फोकल लेंथ बतानी है,
जब मैं और मैग्निफिकेशन बतानी है, देखिए कैसे निकालेंगे। P हमारे पास किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 होता है। यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 15 प्लस 5 20D के इक्वल आ जाएगा। P होता है 1/f। P अगर 1/f होता है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जब हम 1/20 करेंगे, 1/20 करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ मैं इसको, है ना। ये मैं इसको 5 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। अब मैंने इसको 5 सेंटीमीटर लिखा तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, जब लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है तो 1 प्लस G/f हो जाएगी। D हमारे पास क्या है 25, F क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ रही है, मैग्निफिकेशन 6 के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि कितनी इमेज हमें मैग्नीफाई होके मिली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे आप 2 लेंसेज का यूज करते हैं। सिंपल में एक ही लेंस यूज करते थे, पर वहाँ पे आपको इतनी शार्पनेस नहीं दिखती थी। यहाँ पे आप 2 लेंसेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप एक करेंगे ऑब्जेक्टिव यूज़, एक करेंगे आई पीस। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, द कन्वर्जिंग लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट के पास रखा जाएगा। आई पीस क्या होगा, द कन्वर्जिंग लेंस थ्रू विच फाइनल इमेज इज सीन। आई पीस यहाँ पे एक ऐसा इमेज लेंस होगा जो आई पीस के पास रखा जाएगा जहाँ पे आपको इमेज दिखेगी। दोनों शॉर्ट फोकल लेंथ के होंगे, लेकिन जो आई पीस की फोकल लेंथ होगी और इसका अपर्चर होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा m वो tan बीटा बाय tan अल्फा के इक्वल रहेगा। बीटा मैंने कहा है वो एंगल है जो फाइनल इमेज बनाती है, अल्फा मैंने कहा है वो एंगल है जो क्या बनाती है हमारे पास, जो अल्फा वो एंगल है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, m tan बीटा बाय tan अल्फा के इक्वल आ गया। m tan बीटा बाय tan अल्फा के इक्वल होगा, तो जब यहाँ पे आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे, जब आपने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस g पे रखा है तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आती है -L/f0 प्लस 1 प्लस G/fe के इक्वल। क्यों ऐसे क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे m किसके इक्वल हो जाएगा, mo इंटू me के इक्वल हो जाएगा। 2 है ना, 2 लेंस है ना, mo इंटू me यही होगा। अब देखिए, अब जब हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था उस केस में मैग्निफिकेशन लीस्ट डिस्टेंस पे क्या थी मैम, 1 प्लस G/fe थी, है ना। mo हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव की क्या हो जाएगी, -v/u हो जाएगी, तो -L/f0 हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की क्या हो जाएगी, -L/f0, लेकिन इन्फिनिटी के लिए देखते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या आई थी, D/fe, तो यहाँ से m किसके इक्वल आ गया, mo इंटू me के इक्वल आ गया। सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला का ही यूज किया है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप क्या है बच्चों, देखिए इट इज़ द डिस्टेंस डिवाइस विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे को दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करेगा। टेलीस्कोप, इसके अंदर 2 टाइप आ जाएंगे, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आ जाएगा, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आ जाएगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दिस मेक यूज ऑफ लेंस टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आ जाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल हेवेली ऑब्जेक्ट को देखने में लाइक सन, मून, स्टार्स, इनको देखने में हेल्पफुल रहेगा। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप सरफेस ऑफ अर्थ पे जो रहेंगे ऑब्जेक्ट्स उनको देखने में हेल्पफुल रहेगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होगा, इसके अंदर आप 2 तरह के टेलीस्कोप पढ़ेंगे, एक न्यूटोनियन, एक कैसिग्रियन टेलीस्कोप। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, मिरर्स का यूज होता है। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तब जो मैग्निफिकेशन आएगी वो आएगी -f0/fe, और जब आपकी इमेज एट डिस्टेंस g पे बनेगी तब मैग्निफिकेशन आएगी -f0/fe प्लस 1 प्लस fe/d। अगर आपको क्या है इनकी डेरिवेशंस करनी है और पूरी गोल्डन सीरीज देखनी है इस चैप्टर की, तो आपको क्या है हमारे ग्रेट जीनियसेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसमें आपको ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स की कंप्लीटली गोल्डन सीरीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या होगा, ये एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर जो रहती है f0/fe के इक्वल रहती है। fo ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, fe हो जाएगा हमारे पास आईपीस की फोकल लेंथ। इसमें कुछ नहीं है, लाइट आपके मिरर पे लेंस पे पड़ेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और आईपीस के अंदर आपको दिख जाएगी। ये बात होती है न्यूटोनियन टेलीस्कोप की। ये आज हमने चैप्टर की एक 1 शॉट रिवीजन कर ली है। चैप्टर में क्या क्या है इसको अच्छे से देख लिया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर और भी अच्छे से पढ़ना है, कैसे डेरिवेशन कंप्लीट हुई पूरे गोल्डन सीरीज में आपने पढ़ना है, तो आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा। ग्रेट जीनियसेस प्ले स्टोर पर जाइए, अभी डाउनलोड कीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़िए। मिलते हैं और ही ऐसी 1 शॉट सीरीज के साथ, और टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।